अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं इंडिविजुअली लोगों को बताता हूँ, उनसे बात करता हूँ रिगार्डिंग रिफ्यूज़ल्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी एक वीडियो बना लूँ, ताकि पूरी डिटेल्स आप लोगों को दे सकूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है कनाडा के वीज़ा का, तो इसमें टेम्पररी वीज़ा की बेसिकली 3 कैटेगरीज़ हैं ज़्यादातर जिसमें कि लोग अप्लाई करते हैं। या विज़िटर होता है, या वो वर्क परमिट होता है, या वो आपका स्टडी परमिट होता है। और अगर आपको रिफ्यूज़ल आ जाता है, तो आपके पास बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन जिसको मैं कहता हूँ कि वो होम्योपैथिक ऑप्शन है, अगर आपको रिफ्यूज़ल आ गया है, तो वो ये है कि आप रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट डाल दें। लेकिन रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सक्सेसफुल नहीं होती और उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट आपके वीज़ा ऑफिसर के पास जानी है जिसने कि आपको इनिशियली डिसीजन दिया है। और अगर उसने अपने ही डिसीजन को रिवर्स करना है तो ज़ाहिर है उसके लिए उसने कोई ना कोई जस्टिफिकेशन भी देनी होगी, क्योंकि उसके अपने बॉसेस को भी वो बताएगा कि जी ये वजह हुई है। तो रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट जो है वो अमूमन उसका कुछ ख़ास फ़ायदा आजकल नहीं होता। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप रीअप्लाई कर लें। और आजकल जो ज़्यादातर प्रोसेसिंग होती है वो चिनोक के थ्रू होती है, जो बेसिकली इनका एक टूल है। और आईआरसीसी तो ये कहता है कि जी हम इसके अंदर एआई का यूज़ नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है वो चिनोक उसके आपके सारे डेटा को, आपने जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लगा के अपने अपलोड किए हैं, उसको कंपाइल करता है। और उसके लिए उसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं, और उसमें वो एक मॉड्यूल में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, फिर दूसरे में दूसरी होती है, और वो उस तरीके से वीज़ा ऑफिसर उसकी हेल्प लेते हुए डिसीजन लेते हैं। अब चिनोक का एक मॉड्यूल है जो कि बेसिकली रिस्क फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करके देता है। तो एज सच अगर बाय द बुक वो नहीं भी है, जिसे आप कहते हैं एआई बेस्ड टूल, लेकिन उसमें एक इंफॉर्मेशन को एक ख़ास तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जो कि ज़ाहिर है वीज़ा ऑफिसर की डिसीजन मेकिंग को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। अब आपका जब रिफ्यूज़ल आ गया है और वो ज़ाहिर है एक सिस्टम के थ्रू उन्होंने उसको प्रोसेस कर दिया है। अमूमन जो लेटर्स जनरेट होते हैं वो भी जेनेरिक होते हैं, देयर जेनेरिक इन नेचर के आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल रिटर्न टू योर होम कंट्री, या यू डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइज आउटसाइड कनाडा, या इस तरह के जेनेरिक रीजंस होते हैं, या योर पर्पस ऑफ योर विजिट इज नॉट कंसिस्टेंट द विद द टेम्पररी एप्लीकेशन। तो एट द एंड ऑफ द डे वो एक तरह के टेम्पलेट बेस्ड लेटर्स होते हैं और उनसे कुछ खास पता नहीं चलता। इनका सिस्टम जो है बेसिकली वो समझना आपके लिए ज़रूरी है। वो सिस्टम इनका जो है वो इस तरह से है कि इनका एक ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको जीसीएमएस कहते हैं। तो आपके पास जो जीसी की है वो उसका एक फ्रंट एंड है, आप उससे अप्लाई करते हैं। आईआरसीसी का एक पोर्टल है, वो भी उसका फ्रंट एंड है, मगर इसके बैकग्राउंड में जो सिस्टम इनका है मेन, वो जीसीएमएस है। और उसी जीसीएमएस में से डेटा बेसिकली चिनोक टूल में जाता है, और उसमें वो लॉगिन करके वो इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर डिसीजन लेते हैं। अब इसको मैं ये कहता हूँ कि ये एक साइकिल ऑफ रिफ्यूज़ल्स भी चल सकता है आपके लिए, कि अगर आप एक दफ़ा रिफ्यूज़ हुए हैं और उसके बाद आप फिर अप्लाई करते हैं और फिर आपका रिफ्यूज़ल आता है, तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप जुडिशियल रिव्यू की तरफ चले जाएँ। अब लोग ये पूछते हैं कि जी जुडिशियल रिव्यू क्या चीज़ है? कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। बेसिकली जुडिशियल रिव्यू एक जुडिशरी के पास आप जाते हैं, आप फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा के पास जाते हैं और आप उसको बताते हैं कि जी मेरा ये डिसीजन जो है ये इस ग्राउंड्स के ऊपर अनरीजनेबल है और ये जायज़ नहीं है, और मुझे आप इसमें रिलीफ दें। वहाँ पर फिर ज़ाहिर है आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें कि एक एप्लीकेशन दी जाती है। उस एप्लीकेशन के बाद उनका जो रिस्पोंडेंट का जो लॉयर है, जो कि आईआरसीसी का लॉयर है,
वो आपको सेटलमेंट भी ऑफर कर सकता है, और वही सबसे फास्टेस्ट वे होता है इसको रिजॉल्व करने का। अदरवाइज अगर ये केस चलना शुरू हो जाए अदालत में, तो उसमें फिर 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो, तो आईआरसीसी का जो लॉयर है वो आपको सेटलमेंट ऑफर कर देता है, और उसके नतीजे में आपकी जो डिसीजन हुआ है वो रिवर्स हो जाता है, और उसके जगह एक नया रिवीज़ा ऑफिसर आपकी उसी फाइल को देखता है, उसी एप्लीकेशन को देखता है, और फिर एक नया डिसीजन आता है। फिर उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका अप्रूव हो जाएगा, वो भी रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक आपको सेकंड चांस उसके थ्रू मिल जाता है। लोग ये कहते हैं कि जी क्या हम रीअप्लाई करें या हम जुडिशियल रिव्यू की तरफ जाएं, तो मेरा उनको जवाब ये होता है कि आप जुडिशियल रिव्यू के साथ रीअप्लाई करें। उसकी वजह ये है कि क्योंकि जो भी एप्लीकेशंस जुडिशियल रिव्यू में चली जाती हैं, उनमें चांसेस ये होते हैं कि वीज़ा ऑफिसर एक्चुअल जीसीएमएस सिस्टम के अंदर आपकी पूरी फाइल पढ़ेगा, क्योंकि जिसमें लिटिगेशन होती है जिस क्लाइंट की तरफ से, उस केसेस में वो लोग फिर उस फाइल को गौर से पढ़ते हैं, ज़्यादा केयर से पढ़ते हैं, और सिर्फ वो 2-4 मिनट नहीं लगाते। बेसिकली चिनोक टूल के अंदर आप अगर जाके देखें, तो उसमें जो है वो कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, और हर एक रो के अंदर एक कैंडिडेट का नाम होता है, और एक टाइम पे 25-26 करीब आपके जो है वो एप्लीकेंट्स की डेटा उनको नजर आ रहा होता है, और एक रो पे वो 4-5 मिनट लगाते हैं, और उसके बाद फैसला दे देते हैं, जिसके लिए आपने 6 महीने, 8 महीने, साल भी इंतजार किया हुआ होता है। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए अगर आप जुडिशियल रिव्यू के साथ अपना रीअप्लाई करते हैं, तो आपके चांसेस ये हैं कि आपकी एप्लीकेशन को गौर से पढ़ा जाएगा, और आपके चांसेस ऑफ अप्रूवल बढ़ जाएंगे। अब लोग कहते हैं कि जी हमने तो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, मगर आईआरसीसी के साथ मसला ये है कि उसको जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे वो सिर्फ नहीं चाहिए, उससे बढ़ के भी चीज़ें चाहिए, और उसको ये चीज़ देखनी है कि क्या आप कनाडा से वापस आने के लिए आपको अपने होम कंट्री के अंदर कोई ऐसी मकनातीस या कोई ऐसा मैग्नेट मौजूद है। अब वो आप पूछेंगे वो क्या चीज़ होती है, तो मैग्नेट या मकनातीस ये है कि आपके पाकिस्तान में या आपकी होम कंट्री बांग्लादेश है, इंडिया है, जो भी आपकी होम कंट्री है, वहाँ पे आपके क्या फैमिली टाइज हैं, क्या आपके पेरेंट्स वहाँ पे हैं, क्या आपके बीवी बच्चे पीछे छोड़ के जा रहे हैं, क्या आपकी जायदाद है, क्या आपके जो है वो बैंक बैलेंस है, क्या आपके लिए यहाँ पे कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैग्नेट्स हैं अगर अपने मुल्क में, तो आपने सिर्फ उनको बताना नहीं है, जो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, आपने उसके साथ दिखाना भी है। तो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि यू विल नॉट जस्ट टेल बट यू विल ऑल्सो शो। तो आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि मेरे पास पैसे हैं, फिर आपने उन पैसों को थ्रू बैंक स्टेटमेंट, थ्रू टैक्स रिटर्न, और भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके थ्रू दिखाना है। तो जब आप इनिशियली अपनी एक फाइल जो है वो करते हैं लॉन्च, तो उसमें आप हो सकता है आपने सिर्फ बैंक स्टेटमेंट लगाई हो, लेकिन आप प्रेफरेबल ये है कि आप उसके साथ अपना सर्टिफिकेट भी लगाएं, जिसमें कि 6 महीने का एवरेज बैलेंस साथ आ रहा हो। फिर लोग ये कहते हैं कि जी हमने तो अब एसडीएस ख़त्म हो गया है, तो अब हमने जीआईसी देना है या नहीं देना है। तो मेरा उनको ये जवाब है कि देखें, जीआईसी एक ऐसा गारंटी है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक स्टेटमेंट से कहीं ज़्यादा मोतबर है। उसमें आपने एग्जैक्टली पैसे जो हैं वो कनाडा भिजवा चुके होते हैं और जमा हो चुके होते हैं। तो वो जो 20-21 हज़ार डॉलर है वो आपका वहाँ पर गारंटीड पड़ा हुआ है, और उसमें कोई भी 3-5 हो नहीं सकता। तो जीआईसी हमेशा रिकमेंडेड होता है। तो आपकी अगर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है, या आप जो है ये सोच रहे हैं कि मुझे जुडिशियल रिव्यू करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप सबसे पहले उसी दिन जिस दिन रिफ्यूज़ल हुआ है, आप अपने जीसीएमएस नोट्स एटीआईपी की साइट पे मंगवा लें एहतियातन। उसके साथ साथ आप ये फैसला करें कि जी आपने जुडिशियल रिव्यू पे जाना है, और उसके साथ आपने एक री एप्लीकेशन भी करनी है, और
जब आप जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं तो उसके 10 से 12 दिनों में कोर्ट खुद आपको आपके नोट्स जो हैं रिफ्यूज़ल के डिटेल्ड वो मंगवा देता है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात पे कि जी जुडिशियल रिव्यू में होता क्या है? जुडिशियल रिव्यू में ये होता है कि सबसे पहले स्टेप में आप एक एप्लीकेशन देते हैं। उस एप्लीकेशन के नतीजे में फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा में आपका केस जो है फाइल हो जाता है। उसके बाद आपका जो वो केस है वो खुद फेडरल कोर्ट की रजिस्ट्री आपके रिस्पोंडेंट के वकील को भेज देती है, जिस इस केस में मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कनाडा का जो भी लॉयर है अटॉर्नी जनरल ऑफ कनाडा के ऑफिस में, वहाँ पे वो चला जाते हैं। वो उनको ये कहते हैं कि जी ये एक दरख्वास्त आई है, ये एक एप्लीकेशन आई है जिसमें कि रिफ्यूज़ल है इसका, और वो आपकी एप्लीकेशन वहाँ चली जाती है। उसके बाद वो आपके कंसर्न्ड वीज़ा ऑफिस को भेजते हैं और कहते हैं कि जी इस क्लाइंट का या इस एप्लीकेंट का आप वो भिजवाइए रूल 9 के नोट्स, जिनको बेसिकली आम ज़ुबान में जीसीएमएस के नोट्स कहते हैं, और उससे 10 से 15 दिनों में वो आ जाते हैं। वो पढ़ने के बाद आपके पास 30 दिन होते हैं कि आप अपना मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट जो है वो जमा करवाएं फेडरल कोर्ट में, और आप बताएं कि जी ये फैक्ट्स और ये रीजंस हैं ऑफ लॉ के जिसकी बेस के ऊपर मेरा केस जायज़ है, बनता है, और मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन दी थी, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने एक अनरीजनेबल डिसीजन लिया है और मेरे केस को रिफ्यूज़ कर दिया है। तो उसके बाद फिर ये होता है कि जब आप ये जमा करवा देते हैं मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट, तो अमूमन आईआरसीसी का जो लॉयर है, जो कि बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ कनाडा का ऑफिस का लॉयर है, वो इसको पढ़ता है और उसको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि इस एप्लीकेंट के साथ ज़्यादती हुई है या जायज़ तरीके से नहीं हुआ रिफ्यूज़ल। तो वो अमूमन फिर कंसर्न्ड वीज़ा ऑफिस के अंदर जो रेगु उनके लीगल काउंसल्स हैं उनसे नेगोशिएट करके आपको सेटलमेंट ऑफ़र कर देता है, और सेटलमेंट में भी वो आपको ये ऑफ़र करते हैं कि आप का जो डिसीजन है वो हम रिवर्स कर देंगे। आपको मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपने देने हो तो उसका भी एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, और आपका जो रिफ्यूज़ल आपके पोर्टल के अंदर जिस तरह रिफ्यूज़ लिखा हुआ आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। दोबारा से एप्लीकेशन वैसे ही ओपन हो जाएगी जैसे रिफ्यूज़ल से पहले थी, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा लेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से उस पे एक फ़ैसला लिया जाएगा जो कि पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पैरेलल में आपके साथ एक जो है वो नई एप्लीकेशन चल रही होती है। तो बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है कि ऐसे होता है कि जो नई एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाती है, और जो जुडिशियल रिव्यू वाली है वो भी ओपन हो जाती है और बाद में फिर विथड्रॉ कर ली जाती है। कई केसेस में ऐसे होता है कि जुडिशियल रिव्यू वाली एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और नई वाली को विथड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन ये जो साइकिल है चिनोक का और ऑटो रिफ्यूजल्स का, या ऑलमोस्ट ऑटो रिफ्यूजल आप उसे कह सकते हैं, वो लोग ये तो नहीं मानते कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ऑटो रिफ्यूजल का साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इसमें लिटिगेशन चल रही होती है। तो उन केसेस के अंदर वो बेसिकली फुल यूज नहीं करते चिनोक का, उस तरीके से उसको नहीं रिफ्यूज करते, और आपके चांसेस जो हैं वो ऑफ फेयर प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे पता है कि बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, इसमें आदमी के दिमाग पे ज़ोर होता है कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, मैंने इतने सारे पैसे दिए, और ज़ाहिर है अगर स्टूडेंट है तो उसने पहले साल की फ़ीस दी हुई है, जीआईसी दिया हुआ है, और उसके अलावा उसने जो कंसल्टेंट्स को या लॉयर्स को या वीज़ा के जो एजेंट्स हैं यहाँ पे उनको पैसे दिए हुए होते हैं। तो इंसान बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होता है, तंग होता है। तो मैंने सोचा कि मैं ये थोड़ा आपको क्लियर कर दूँ कि ये इसका प्रोसेस है और ये इसकी रिकमेंडेशन है, क्योंकि इस वक़्त जो हवा चली हुई है या जो मौसम चला हुआ है वो यही है कि ज़्यादातर को रिफ्यूज़ ही किया जा रहा है। तो उस सूरत में ये ज़रूरी है कि आप कोई ऐसा लाइन ऑफ एक्शन लें कि जिसमें कि आप को सक्सेस हो सके, और जिन लोगों का अब ज़ाहिर है आपका फॉल का सेमेस्टर गुजर गया है, आपका एडमिशन जो है वो अब मुश्किल है कि आपको जनवरी में हो सकता है वो वाला कोर्स ही ना मिले जो आपने करना है। तो उसके लिए फिर आपको इंटरिम प्लान बनाएं कि ताकि जो बाकी टाइम है वो आप किस तरीके से गुजारेंगे,
और फिर आप नेक्स्ट जो है फॉल के लिए तैयार रखें, और उसमें फिर ज़ाहिर है एम्पल टाइम यू आपके पास है, आप उसको कर सकते हैं मैनेज। तो आप उस हिसाब से अभी से ही प्रिपरेशन कर लें दूसरी एप्लीकेशन की भी। और क्योंकि जुडिशियल रिव्यू के दौरान आपको रूल 9 के नोट्स मिल जाते हैं, तो जो कोई कमी बेशी आपको नजर आती है कि उसमें वीजा ऑफिसर की ऑब्जर्वेशन दुरुस्त थी, तो आप वो वाली पूरी करने की कोशिश करें। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप के पास अगर कोई और सवाल है, तो आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दोज। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।